हाय स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। हम लोग बेटा केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं और ये हमारा 4th लेक्चर होगा। और केमिकल काइनेटिक्स के आज इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो हमारा था एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमने यहाँ तक पिछले लेक्चर में बात कर रखी है, आपको न्यूमेरिकल्स करने थे उस पे बेस्ड, और जो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो मैंने आपको बताया था बैक लेक्चर में। और हम आज पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों पार्ट्स होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। पहला जो हमारा फैक्टर है बेटा वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ईए से डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या, ठीक है, रिएक्शन के रेट को कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले हैं रेट को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिवेशन एनर्जी। देयर आर अदर सो मेनी फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रेट को इफेक्ट करेगा। तो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी बनाने के लिए आपको छोटा सा टेबल बदल यहाँ पे बना रखा है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर होता है क्या एक्टिवेशन एनर्जी। आप इस चीज को आप ऐसे मान लें कि आपको कोई एग्जाम पास आउट करना है और 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन कर देते हैं तो आप पास माने जाएंगे, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। पर अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी है बेटा, कोई 10 करता है, कोई 20 करता है, कोई 30 करता है, तो जाहिर सी बात है कि क्वालिफाई तो होंगे नहीं। तो हमें इनको बाहर से एनर्जी देने की नीड है। ये खुद की एनर्जी थी उनकी जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं, अगर 60 कर लेंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे, थ्रेशोल्ड बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर उनके पास इतनी पावर है नहीं कि वो खुद से क्वालिफाई कर जाए, तो हमें उनको बाहर से एनर्जी देने की नीड होगी। ये वाली एनर्जी 10 वाले को 50 चाहिए 60 आने के लिए, 20 वाले को 40 चाहिए, 30 वाले को 30 चाहिए। ये सिंपल सा बात आप ऐसे समझे कि हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, ए बी सी, तीनों की अपनी इतनी इतनी कैपेसिटी थी सॉल्व करने की, पर सॉल्व 60 करना है, इसको 50 का नीड है, इसको 40 का नीड है, इसको 30 का नीड है। तो हमने इनको जो एनर्जी दिया, ये वाला जो एनर्जी दिया इनको, वही हमारा एक्टिवेशन होता है। रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक लाने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, दैट सप्लाई एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप सिंपल तो ऐसे समझ सकते हैं। और केमिस्ट्री के भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप देखें कि हमारे पास 3 एबीसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको प्रोडक्ट में चेंज करना है हमें। पर प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इनके पास जो एनर्जी चाहिए थी वो 60 है। इनके जो अपनी खुद की एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी, वो 10, 20, 30 है। तो हमने क्या किया कि इनको एनर्जी देना शुरू किया, ठीक है, इसको 50 दिया, इसको 40 दिया, इसको 30 दिया। इसको मैंने ऐसे समझा रखा है कि एक कोई स्टूडेंट था, उसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको सॉल्व करने थे 60, 50 का इसको और नीड है, तो ये कोचिंग सेंटर में चला गया, किसी कोचिंग सेंटर में चला गया और 5 मंथ की कोचिंग ली। कोचिंग वालों ने प्रॉमिस किया बेटा कि 1 मंथ में 10 क्वेश्चन सिखाएंगे। इसको 50 सीखना था तो 5 मंथ टाइम लगाया, 50 गेन किया, 10 खुद का था, 60 हो गया। दूसरा एक और था इसका फ्रेंड, एक कोई बी था फ्रेंड, लेकिन वो ए से ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो 20 क्वेश्चन खुद ही कर रहा था। तो कोचिंग सेंटर वालों ने उसको 4 मंथ पढ़ाया, पर मंथ 10 सीखा उसने, 40 गेन किया, इसके भी 60 हो गए।
एंड इन द सिमिलर मैनर बी से इंटेलिजेंट कोई सी था, उसको सोल्व करने की खुद की कैपेसिटी 30 की थी, उसने 3 मंथ का कोचिंग लिया, 1 मंथ में 10 सीखा, इसके भी 30 हो गए यहाँ से, और 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए। तो स्टूडेंट्स ने जो कोचिंग सेंटर से एनर्जी जो गेन किया है यहाँ से, दैट गेन एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक्टिवेशन और इंटरनल को जोड़ते हैं तो थ्रेशोल्ड पे जाता है, ये मिनिमम एनर्जी होता है ताकि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाए। अब आपको सारा फिगर यहाँ से क्लियर होगा, देखो इसको 5 मंथ का टाइम लगा, इसको 4 मंथ का, इसको 3 मंथ का, इसकी इंटरनल ज्यादा है, सॉरी इसकी एक्टिवेशन ज्यादा है तो इसको टाइम भी ज्यादा लग गया। एक्टिवेशन कम हो रहा है, कम ही टाइम में कंप्लीट हो रहा है, एक्टिवेशन और कम हो गया, सबसे कम टाइम लगा। अगर जिसकी खुद की एनर्जी इंटरनल 60 हो तो उसकी एक्टिवेशन 0 होगी, उसको टाइम, उसको कोचिंग सेंटर जाने की नीड ही नहीं है। वैसे मॉलिक्यूल काफी रेयर होते हैं बेटा, एंड सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, पर वो रेयर होता है ऐसा। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, देखो मैं अगर डिफाइन करूंगा एक्टिवेशन एनर्जी को, हमारा मेन मोटो तो यही था, ये भी एनर्जी होते हैं, पर हमें इसके बारे में जानना है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड इंटरनल, इसमें से आप उसको माइनस कर दें 60 माइनस 10 तो आपको मिल जाएगा 50। यही बात लिखा हुआ है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड इंटरनल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। या नहीं तो इसी बात को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी जोड़ेंगे यहां तक आने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें जो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करेंगे, दैट एडेड एनर्जी इज आल्सो नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने जोड़ा, दोनों ही सेम बातें हैं, अलग वे पे डिफाइन किया हुआ है। अब जहां तक बात है कि रेट का, जो रिएक्शन का रेट होगा, कहां स्लो कहां फास्ट होगा, उसका इसके साथ क्या रिलेशन है? इसका एक्टिवेशन ज्यादा, टाइम भी ज्यादा, मतलब स्लो रिएक्शन है ये। एक्टिवेशन कम हुआ, टाइम कम हो गया, फास्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे एक्टिवेशन बढ़ता है वैसे वैसे रेट स्लो होता है, और एक्टिवेशन कम होने से रेट फास्ट होता है। ठीक है, हाई एक्टिवेशन में स्लो रिएक्शन होगा एंड लो एक्टिवेशन में फास्ट होगा। ये फास्ट है, ये स्लो है। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एंटी प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल जिसका ज्यादा उसमें टाइम कम लग रहा है, इसका जिसका इंटरनल कम उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। इन दोनों में उल्टा रिलेशन है रेट के साथ। तो हमने क्या बताया आपको कि एक्टिवेशन होता है क्या, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका रेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बेटा बात को यहां तक एक बार आप राइट करें, फिर हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अब बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि हम लोग अब यहां जो पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या क्या आइडिया देगा वो ग्राफ। कई बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ बना रखा है, आप इस ग्राफ को केयरफुली देखें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, हाउ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी इंटरनल, इतनी एनर्जी थी है यहां से यहां तक, जीरो तो हो नहीं सकती, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पे एनर्जी दिखाया रिएक्टेंट का, और वाई एक्स पे क्या दिखाया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां तक इसको लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये मिनिमम एनर्जी होता है ताकि रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो, थ्रेशोल्ड मैंने बताया था अभी आपको। तो मैंने क्या किया कि इसको एनर्जी देना यहां से शुरू किया, रिएक्टेंट में एनर्जी ऐड करना शुरू किया और थ्रेशोल्ड तक ला दिया। ये आपका बैरियर है, क्योंकि जब तक यहां तक नहीं आएगा इसकी एनर्जी तब तक इसमें कन्वर्ट होगा नहीं। इट इज एनर्जी बैरियर, थ्रेशोल्ड तक आपको लाना है।
और लाने तक हमने जो एनर्जी दे दिया इसको, दैट इज कॉल्ड ई एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हमने क्या देखा कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज कर गया, इससे भी लोअर वाले लेवल पे आके बना पी। तो ये हमारा एक्टिवेशन हो गया, ये हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी है। प्रोडक्ट को हमने क्या किया, इस वाई एक्सिस पे मिला दिया, यहां आ गया। अब जब चेक करेंगे हम लोग कि जो पी आपका बना, पी जो बना उसकी एनर्जी आर से भी कम हो गई, यहां पे आ गया। और जिसकी एनर्जी कम होती है ना बेटा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है इस ग्राफ में, इस रिएक्शन में, वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। किससे? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। क्यों? एनर्जी और स्टेबिलिटी में एंटी का रिलेशन होता है, और हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी पहले से कम हो गई, ज्यादा स्टेबल बन गया। दूसरी जो बात है कि अगर मुझे ग्राफ के थ्रू ये बताना हो कि हमारा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सो या एंडो, तो हम निकालेंगे डेल्टा एच, चेंज इन हीट, या पढ़ेंगे इसको आप चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो जाहिर सी बात है दोनों में बड़ा तो आर था, तो आर वाला साइन आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी आउट हो रहा है, हीट आउट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आपका रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो ग्राफ में जब प्रोडक्ट आपको नीचे बनता दिखाई दे रिएक्टेंट से, तो आपका एक्सोथर्मिक होगा, प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होगा, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इनके ये डेल्टा, ये आपका एचपी हो गया, एचआर हो गया, जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एच और नेगेटिव होगा, जो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला तो हमारा ये ग्राफ था बेटा। सेकंड ग्राफ जो है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पी बना, इसके जो नीचे बना था, इससे इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, इधर ही बन जाए, इस लेवल से ऊपर बन जाए पी, जैसे इसमें दिखाया हुआ। तीन प्रोबेबिलिटी है, तीनों को अलग अलग दिखाया हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो सारी बातें मैंने वही लिखी, आर से पी बन रहा है, इस पे इसकी एनर्जी है, ठीक है, ये प्रोग्रेस हो गया, ये हमारा एक्टिवेशन हो गया, ये एक्टिवेशन हो गया हमारा, ठीक है। और इनके एनर्जी का जो डिफरेंस होगा Hp और Hr वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि Hp माइनस Hr जब करेंगे तो हमारा बड़ा कौन हो गया? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई, और पॉजिटिव आएगा। और जहां पे डेल्टा H पॉजिटिव आता है वो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। वैसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, आपको हीट देना पड़ेगा, हीट ऑब्जर्व होगा। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट वाले से, ये कम स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, और आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो जो बात मैंने देखा ग्राफ में वही यहां पर ऐड कर दिया, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ठीक है। डेल्टा एच Hp माइनस Hr, ये बड़ा था तो पॉजिटिव आएगा, और रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक बन जाएगा। तो ग्राफ देखकर पूछ ले कि एक्सो है एंडो है, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है आर और पी में, तो आप बता सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी, ये वाला एनर्जी हो जाएगा, ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड आपके पास है। एंड तीसरी जो लास्ट प्रोबेबिलिटी है बेटा कि दोनों सेम एनर्जी के बने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर हो दोनों की, ऐसा कोई रिएक्शन हो इसमें, तो दोनों का लेवल मैंने सेम दिखा रखा है, देखो आप यहां पे, तो दोनों बराबर स्टेबल होंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिवेशन हो गया, और डेल्टा एच निकालेंगे तो Hp माइनस Hr दोनों बराबर है तो ये जीरो आ जाएगा, और डेल्टा एच जीरो आने का मतलब होता है रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और साथ के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा है, मतलब नाइदर एक्सो नॉर एंडो, ये वाली बात, नाइदर एक्सो नॉर एंडो, बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इक्वल स्टेबल, डेल्टा एच जीरो, so it is neither exo nor endothermic in nature, that is reversible reaction आपके पास है। तो it is the graphical representation of activation energy, और उसके बेस पे हम लोग कई सारी चीजें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप राइट करें, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से जो आगे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक्टिवेशन एनर्जी को आखिर निकालेंगे कैसे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसको न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मैथमेटिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारा हेडिंग है बेटा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कैलकुलेशन ऑफ EA।
तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी रिएक्शन का, ये पहली बार काम किया था अर्हेनियस साहब ने, और उनके इक्वेशन के हेल्प से इसको निकालते भी होते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन, कैलकुलेटेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन। और जो हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन होता है वो k इक्वल टू a e का पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको आप ध्यान से देखेंगे, k इक्वल टू a मल्टीप्लाई e का पावर ये पूरा है माइनस ई अपॉन आर टी। पहली बात हमारे पास आती है कि इसमें कौन किसको डिनोट करेगा, वो मैं राइट करने वाला हूं। और कई बार तो ये पूछा जाता है कि अर्हेनियस का इक्वेशन लिखे आप एक नंबर के क्वेश्चन में, तो आप ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो बेटा k है ना, वो आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट। इस पर तो हमने इसकी पूरी कहानी ओपन कर रखी है, ठीक है। रेट कांस्टेंट ए आपके लिए एक नया टर्म है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब ये होता है क्या, इसको भी डिस्कस करेंगे जस्ट, ठीक है। या मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ यहीं पे इसके बारे में, इसकी कहानी यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो जो मैंने आपको ऐसे ग्राफ बताया था, ऐसे करके यहाँ पे मतलब R था, ये P था, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस बैरियर, ये हमारे पास बैरियर है ये वाला, इसको क्रॉस करना पड़ेगा तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो कहता है कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस करते हैं ना, जिस फैक्टर से, जिस फ्रीक्वेंसी से, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। मतलब इसका ये हुआ कि द नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस द एनर्जी बैरियर पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे इस बैरियर को रिएक्टेंट वाले, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ई जो हमारे पास होता है बेटा वो एक मैथमेटिकल टर्म है। ई हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल टर्म, जिसका वैल्यू 2.67 होता है। ये आपको पता है, ये को बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। R मोलर गैस कांस्टेंट, इट इज मोलर गैस कांस्टेंट। T हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसी इक्वेशन के हेल्प से इसको थोड़ा सा सिंपल बना के, अभी तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल बना के और इस E को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करूंगा कि दोनों साइड में लॉग लूंगा, लॉगरिथम का यूज करेंगे, और वो भी नेचुरल लॉग। तो इसको अगर मैं, चलो फर्स्ट अगर मान लिया ऐसे करके, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, बाय टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले लिया, जिसका बेस E है क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट था। तो बनेगा ln, हमारे पास बनेगा ln के इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है ना तो प्लस में हो जाएगा, तो ln a प्लस ln e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है लॉग लेने पे, ठीक है। तो अब हमारे पास होना है क्या, यहाँ पे देख लें आप इस चीज को कि अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो पावर पहले आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, और ln e, और ln e हमारे पास 1 होता है, ठीक है ना। ln e का वैल्यू जैसे log 10 1 होता है ना, तो ln e भी 1 होता है। हमारे पास से बन जाएगा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, और इसको मैं थोड़ा सिंपल बना दूं तो बनेगा ln k बराबर, उसको मैं पहले लिखता हूं, तो माइनस ई ए बाई आर 1 बाई टी प्लस ln a।
अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, ये सिंपल फॉर्म नहीं है इसका, पर मैंने बात को यहाँ पे क्यों रोका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, अच्छे वाले क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसको आप कंपेयर अगर करते हैं कि y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, ये स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा 1/x के बराबर माइनस ये बाई आर m के बराबर, ये स्लोप हो गया, स्मॉल से लिखे आप इसको, और ये इंटरसेप्ट होता है। अगर मैं इस चीज को ग्राफ से दिखा दूं तो हमारे पास देखो ऐसा बनेगा कि अगर मेरे पास स्लोप आपका नेगेटिव है तो लाइन ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ये x एक्सिस है y एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस होता है ना हमारे पास ये वाला, ये इंटरसेप्ट होता है, ये c होता है, तो ये आपका ln a हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप कितना हो गया, तो स्लोप को m से लिखते हैं माइनस e a बाई r। इंटरसेप्ट कितना हो गया, इंटरसेप्ट ये वाला डिस्टेंस ln a जो c के बराबर है, तो हमारे पास हो गया ln a, तो कितना हो गया, ln a हो गया, ठीक है। तो आप इससे क्या बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट बता सकते हैं और स्लोप बता सकते हैं। अगर इसी को मैं लॉग में चेंज कर दूं, ln को मैं लॉग में चेंज कर दूं, तो हमारे पास देखो जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा log k, ये क्या बनेगा, log k बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो log k बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 r 1/t और प्लस log a, दोनों सेम ही चीज है, ये e के बेस पे आ गया और ये हमारे पास 10 के बेस पे आ गया। यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, यहाँ अगर मैं बात करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा तो स्लोप मेरा ये बन जाएगा, ये मेरा स्लोप है पूरा का पूरा, और ये मेरा क्या बन गया, इंटरसेप्ट बन गया। तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप m इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 r, ये बन गया। इसलिए ये निकल के, और स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं मैथ में, tan थीटा, ये tan थीटा का वैल्यू आ गया माइनस ई ए बाई 2.303 r। आप यहां से अगर ये निकालेंगे तो ये बराबर देखो क्या आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा, ये बराबर माइनस 2.303 r tan थीटा, ठीक है। तो बात अभी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोग कल आगे इसको और प्रोसीड करेंगे, इसमें और भी डेरिवेशंस हैं जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, पर एक बार आपको काम बेटा यहां तक करना है, ठीक है। थैंक यू।